हर जेल जिसे मनुष्य बनाता है वो शर्म की ईंटों से बनी होती है और सलाखों से बंधी होती है, ताकि ईश्वर ये न देख सके कि कैसे मनुष्य अपने ही भाइयों को अपंग करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड की ये पंक्तियां बहुत गहरी हैं, है ना? ये कविता उस भयानक और दयनीय वास्तविकता की तरफ इशारा करती है जो सदियों से जेल प्रणाली की नींव रही है। इतिहास के कुछ अध्याय वाकई बहुत कड़वे हैं, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज हमें उन कड़वी सच्चाइयों का आईना दिखाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह समझेंगे कि कैसे एक बेहद अराजक और अमानवीय व्यवस्था को धीरे धीरे नियमों और कानूनों के एक सख्त ढांचे में ढाला गया। बात हो रही है भारत में आधुनिक जेल प्रणाली के जन्म की। मूल दस्तावेजों को खंगालें तो 3 दिसंबर 1790 का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि कह सकते हैं एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में सामने आता है। 100 साल से भी ज्यादा की घोर उपेक्षा और बदइंतजामी के बाद आखिरकार एक व्यवस्थित ढांचे की जरूरत महसूस की गई। तो चलिए देखते हैं कि 1790 से 1816 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस खस्ताहाल व्यवस्था को कैसे अपने हाथों में लिया और इसे पूरी तरह से बदल के रख दिया। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। पहला, संकट में घिरी प्रणाली। दूसरा, शुरुआती जेलों की भयावहता। तीसरा, कॉर्नवालिस का नियंत्रण। चौथा, जेल प्रणाली का संहिताकरण। और पांचवा, श्रम और दंड का विनियमन। यह एक बहुत ही स्पष्ट सफर है जो हमें अराजकता के अंधेरे से निकालकर नौकरशाही के कड़े नियमों तक ले जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, 1790 के दशक का वो गहरा संकट और आपराधिक न्याय प्रणाली की घोर उपेक्षा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1790 के दशक की भयानक लापरवाही से। हालात इतने बदतर थे कि आज उसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। कानूनी तौर पर सत्ता बंगाल के नवाब के हाथ में थी, लेकिन असल ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, और दोनों ने ही इस व्यवस्था को लावारिस छोड़ दिया था। जरा सोचिए, एक तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स थे जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुरंत राजस्व वसूलने पर था। उन्होंने इस मुद्दे को छूने से ही इनकार कर दिया, सारी जिम्मेदारी नवाब पर डाल दी, और तो और नवाब के आपराधिक न्याय अनुदान को भी आधा करके 56 लाख कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कुशल सर्जन की तरह इसमें दखल दिया। उन्होंने नवाब से यह जिम्मेदारी पूरी तरह वापस ले ली और खुद इसका पूरा प्रभार संभाल लिया। अब आते हैं दूसरे चरण पर, शुरुआती जेलों की वो भयावहता जिसने सचमुच मानवता को झकझोर कर रख दिया। आखिर कॉर्नवालिस को इतने कड़े कदम क्यों उठाने पड़े? जमीनी हकीकत थी क्या? 1790 की शुरुआत में जब कॉर्नवालिस ने मजिस्ट्रेटों से जेलों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी तो जो सच्चाइयां सामने आईं वो रोंगटे खड़े करने वाली थीं। मिसाल के तौर पर मुर्शिदाबाद दीवानी जेल की हालत इतनी खस्ता थी कि नदी का जलस्तर बढ़ते ही पूरी की पूरी जेल पानी में बह गई। सरकार सारण जिले की रिपोर्ट तो और भी डरावनी थी। कैदियों को ऐसी छोटी छोटी कोठरियों में ठूंस कर रखा जाता था जहां ताजी हवा का नामो निशान तक नहीं था। दिन रात उन्हें रेंगने वाले जीवों, कीड़े मकोड़ों और गंदगी के बीच रहना पड़ता था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां इंसानियत मानो दम तोड़ चुकी थी। जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करें। 1791 में 72/48 फीट के एक ही कमरे में 179 लोगों को बंद रखा गया था। हर इंसान के हिस्से में केवल 25 इंच की जगह, और रात में उनके पैरों को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। दस्तावेजों में एक और दहला देने वाला तथ्य दर्ज है। 1786 में पूरे प्रांत में जितने लोगों को फांसी दी गई थी उससे कहीं ज्यादा लोग केवल एक जेल में बीमारियों से मारे गए। साफ था कि अब पुराने तरीके नहीं चल सकते। इसी खौफनाक मंजर को देखकर कॉर्नवालिस को यह आदेश देना पड़ा कि सभी जेलों को पक्की ईंटों से दोबारा बनाया जाए ताकि कैदी स्वस्थ रहें और उन्हें अलग अलग रखा जा सके। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, कॉर्नवालिस का नियंत्रण। 3 दिसंबर 1790 को एक नई योजना लागू हुई जिसने आपराधिक न्याय पर नवाब के बचे खुचे अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सत्ता हाथ में लेने के साथ साथ कानूनी सोच में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पुराने मोहम्मडन कानून में, जिसे अबू हनीफा के सिद्धांतों पर चलाया जाता था, सारा जोर इस बात पर होता था कि हत्या के लिए किस हथियार या तरीके का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कॉर्नवालिस के सुधारों ने इस पूरी सोच को पलट दिया। अब सजा तय करते समय हथियार को नहीं बल्कि अपराधी के इरादे को सबसे अहम माना जाने लगा। एक और बहुत बड़ा बदलाव यह हुआ कि अब पीड़ित के रिश्तेदारों से अपराधी को माफ करने का अधिकार छीन लिया गया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब एक व्यवस्थित कानून का राज स्थापित हो रहा था। इस पुरानी और बिखरी हुई व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अदालतों का एक नया 3 स्तरीय ढांचा तैयार किया गया।
सबसे ऊपर थी सदर निजामत अदालत, जिसे कलकत्ता ले जाया गया। बीच में थी सर्किट कोर्ट, जो लंबित मामलों की सुनवाई के लिए साल में 2 बार जिलों का दौरा करती थी। और सबसे नीचे थे जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें जेलों का सीधा प्रभार सौंपा गया। उनके लिए हर महीने जेल का निरीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया। ये ढांचा साफ दिखाता है कि कैसे एक अराजक व्यवस्था को एक सख्त और पदानुक्रमित मशीनरी में बदला जा रहा था। अब बात करते हैं चौथे चरण की, जेल प्रणाली का संहिताकरण और 1793 का वो ऐतिहासिक विनियमन आयक्स। 1793 में कॉर्नवालिस ने अपने आखिरी और सबसे मशहूर न्यायिक सुधार पेश किए, जिनमें ये विनियमन आईएक्स सबसे खास था। ये महज कुछ नियम नहीं थे, बल्कि पहली बार जेल प्रबंधन के लिए नियमों को पूरी तरह से लिखित और संहिताबद्ध किया गया था। इस जानकारी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने अधिकारियों की जवाबदेही को कानूनी रूप दे दिया। अब मजिस्ट्रेटों के लिए महीने में कम से कम एक बार जेल जाना और कैदियों की शिकायतें सुनना अनिवार्य था। साथ ही जेल में कंपनी सर्जन की मौजूदगी भी पक्की कर दी गई, ताकि बीमारों का इलाज हो सके। यानी अब सब कुछ किसी की मर्जी से नहीं, बल्कि नियम कायदों से चलने लगा था। 1793 के इस कोड ने कैदियों को अलग अलग रखने का एक बिल्कुल नया स्तर पेश किया। इसके तहत सबको एक साथ एक ही कोठरी में ठूंसने की पुरानी प्रथा खत्म कर दी गई। मौत की सजा वाले कैदियों को छोटे अपराधियों से अलग रखना अनिवार्य हो गया। जिनका ट्रायल चल रहा था, उन्हें सजा याफ्ता कैदियों से अलग रखा जाने लगा। और सबसे अहम बात, पुरुष और महिला कैदियों के बीच सख्त अलगाव के नियम लागू हुए। मानव कारावास को लेकर नौकरशाही का ये एक ऐसा बारीक वर्गीकरण था जो पहले कभी नहीं हुआ था। और अब हमारा पांचवा और आखिरी चरण, श्रम और दंड का विनियमन, यानी इस पूरी व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाना। 1793 के इन बुनियादी नियमों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1795 से 1816 के बीच दंड और सजा की बारीकियों को कसना शुरू किया। शारीरिक दंड देने के तरीके भी तय कर दिए गए। मुगलों के जमाने की कोड़ा मारने की पुरानी प्रथा अक्सर इतनी खौफनाक होती थी कि कैदी की जान ही चली जाती थी। इसलिए नए नियमों के तहत कोड़े मारने के लिए एक विशेष खंबा यानी विपिंग पोस्ट बनाना जरूरी कर दिया गया, ताकि कैदी की छाती पर कोई वार ना लगे। और हाँ, किसी भी सजा से पहले सर्जन द्वारा कैदी की जांच अनिवार्य कर दी गई। व्यवस्था अब दंड की हर छोटी बड़ी बात में दखल दे रही थी। 1795 से लेकर 1803 के बीच नियमों का एक पूरा जाल सा बिछ गया। 1795 में रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखने के लिए दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों को अलग किया गया। 1797 में एक अजीब लेकिन बड़ा बदलाव आया। कोड़े खाते समय कैदी के गले और कमर को बचाने के लिए मजबूत चमड़े की जैकेट का इस्तेमाल। इसी साल कैदियों के माथे पर उनका अपराध गुदवाने की भयानक गोदना प्रथा भी शुरू हुई। 1800 आते आते कैदियों को खदानों में काम पर लगाया जाने लगा, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित और सस्ता माना गया। और 1803 तक तो लंबी सजा वाले कैदियों को समुद्र पार भेजने के यानी काला पानी के भी पक्के नियम बन गए थे। ये सिर्फ जेल के नियम नहीं थे, इनका असर उस दौर की बड़ी राजनीति पर भी हो रहा था। इतिहासकार पर्सिवल स्पियर के मुताबिक 1803 तक ब्रिटिश शासन का रवैया काफी बदल चुका था। एक तरफ तो वो जेल की छोटी छोटी बारीकियों को अपने कंट्रोल में ले रहे थे, और दूसरी तरफ उन्होंने वृद्ध मुगल सम्राट शाह आलम को एक रक्षक के रूप में अपनी शरण में ले लिया। उन्हें बिना किसी संधि के शाही दर्जा तो मिला, लेकिन असली और व्यवहारिक मामलों में उन्हें पूरी तरह किनारे कर दिया गया था। सत्ता का असली केंद्र अब कंपनी की ये शांत लेकिन मजबूत प्रशासनिक मशीनरी बन चुकी थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों का ये सफर अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। हमने देखा कि 1790 की उस भयानक अराजकता को कैसे एक एक नियम, एक एक अदालत बनाकर नियंत्रण में लाया गया। तो जरा सोचिए, यदि किसी साम्राज्य के विस्तार और उसकी ताकत की नींव बड़ी बड़ी संधियों या भव्य युद्धों से नहीं, बल्कि जेल के पन्नों, अदालत की कार्यवाहियों और नियमों के इस लगातार खामोश संहिताकरण से रखी जा सकती है, तो ये संस्थागत शक्ति की असली प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या सत्ता की असली ताकत तलवार में होती है, या उस व्यवस्था में जो खामोशी से तय करती है कि कौन आज़ाद रहेगा और कौन सलाखों के पीछे? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इतिहास के ऐसे ही और पन्नों को समझने के लिए जुड़े रहें।